सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में हम रेडॉक्स अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी समझेंगे, लेकिन उन अभिक्रियाओं को समझने से पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया को हम कंपेयर करके अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, तो इसी को देख लेते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक सामान्य सी परिभाषा जब पूछी जाती है आपसे, तो बच्चों आप क्या कहोगे? तो सीधी सी बात है, आप कहोगे कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। जी हाँ, सामान्य सी अगर परिभाषा पूछी जाती है आपसे ऑक्सीकरण की, तो आप कहोगे कि सर, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। अगर आपको अंग्रेजी में इसका वर्ड पूछा जाता है, तो ऑक्सीकरण को आप बच्चों ऑक्सीडेशन लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन। और अपचयन का पूछा जाता है तो इसको आप रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। इसके संदर्भ में एक और बिंदु याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाकी की चीजें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको हम एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। एक रासायनिक समीकरण में यहाँ पे लिखता हूँ, उसके द्वारा हम समझेंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। आप यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर क्या देख रहे हैं? मैं पहले समझा चुका हूँ कि तीर के जो बाईं तरफ रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक, और जो तीर के दाईं तरफ रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो बच्चों देखिए, ये एक अभिकारक है। इस अभिकारक से कौन संयोजित हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन संयोजित हो रहा है। कौन संयोजित हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन संयोजित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और जब कभी भी बच्चों ऑक्सीजन जुड़ता है, उस संदर्भ में हम कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीजन के संदर्भ में समझा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब कभी भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही बच्चों क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब हम हाइड्रोजन के संदर्भ में भी समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम एक समीकरण लिखते हैं, NH3। आप जानते हो बच्चों, ये NH3 क्या होता है? ये अमोनिया होता है। और जब इस अमोनिया पर क्रिया होगी, यानी कि जब इसको गर्म किया जाएगा, तो यह नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में टूट जाएगा बच्चों। किसमें टूटेगा? नाइट्रोजन व हाइड्रोजन में टूट जाएगा। यहाँ पर क्या यह जो मैंने शब्द यहाँ पर जो ये मैंने ये लाइन लिखी है, क्या ये लाइन इस समीकरण में फॉलो हो रही है या नहीं? तो आप कहोगे सर, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल ही रहा है, निकल ही तो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन संयोजित था, लेकिन जब यहाँ पे क्रिया हुई तो नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। कहने की बात ये है कि हाइड्रोजन किससे पृथक हो गया? इस नाइट्रोजन से पृथक हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो ऑक्सीकरण होगा, जब कभी भी हाइड्रोजन निकलेगा तो वह ऑक्सीकरण होगा। तो ये सामान्य सी और एक नॉर्मल परिभाषा है जो आप याद रख सकते हैं। दूसरी हम समझेंगे अपचयन अभिक्रिया को इसी तरीके से। देखिएगा, यहाँ पे हमने रखा अपचयन, और इस अपचयन को भी हम इसी संदर्भ में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों? ऑक्सीजन का जुड़ना लिखा था।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना बच्चों क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, क्योंकि हम ऑक्सीकरण के अपोजिट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ाने का तरीका चूज किया है, जो कि एक बेहतर तरीका साबित होगा आपके लिए। दूसरी बात करते हैं, हाइड्रोजन का निकलना तो क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण हो गया। अपोजिट में पढ़ते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर बच्चों हाइड्रोजन जुड़ेगा, सीधी सी बात है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अगर निकलेगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे कि मैं यही अभिक्रिया ले लेता हूं वापस से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। CO2 इज इक्वल टू, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब टूटेगी किसमें? कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें टूट रही है? कार्बन और ऑक्सीजन में बच्चों टूट रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन थी बच्चों, ये किससे संयोजित थी? ये इस कार्बन से संयोजित थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि जो ही इसको अलग किया हमने, तो ये C अलग हो गया। किससे अलग हो गया बच्चों? इस O2 से अलग हो गया। जब कभी भी ऑक्सीजन कार्बन से या किसी अन्य तत्व से पृथक होगा, कार्बन या किसी अन्य तत्व या परमाणु से पृथक होगा, तो उस अभिक्रिया को हम बच्चों क्या कह देंगे? सीधी सी बात है, उसे हम कह देंगे अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके अंदर आ जाएंगे? किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे? ऑक्सी अपचयन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। इसी प्रकार से मैं इसको भी वापस से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार की बच्चों कैसी अभिक्रिया है? ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से समझा चुका हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, इस प्रकार से। अर्ध तीर का इस्तेमाल, हालांकि यहाँ पे मैंने अर्ध तीर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपको इस तरीके से समझाना था, इसलिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो ये NH3 वाली रिएक्शन है, ये कैसी होती है? ये इस प्रकार से चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जो कि दोनों दिशाओं के अंदर चलती है। यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूँ N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में बच्चों जुड़ रहा है। और जब कभी भी हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ में या परमाणु के साथ में जुड़ेगा, तो वो क्या बना देगा? तो वह एक यौगिक बना देगा, यहाँ पे एक उत्पाद बना देगा। और जो यहाँ पे ये उत्पाद बन रहा है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में जुड़कर बना रहा है। तो नॉर्मली हो क्या रहा है? हाइड्रोजन जुड़ ही तो रहा है। और जब कभी भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो नॉर्मली उस कंडीशन के अंदर हम कह देंगे कि यह एक अपचयन अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? ये एक अपचयन अभिक्रिया है। जब कभी भी जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब कभी भी किसी भी तत्व या परमाणु के साथ में अटैच होगा, जुड़ेगा, देन हम उस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया। आपको बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। मेरा उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है। चलिए हम आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार और लाइन खींच देता हूँ। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यहाँ पर है अपचयन अभिक्रिया। थोड़ी सी परिभाषा में हम थोड़ा बड़ा परिवर्तन कर देते हैं, ताकि आपको गहराई तक ये चीजें समझ में आए। क्योंकि आपको अंदर तक इस परिभाषा को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बार ये आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम कहेंगे जब कोई तत्व, परमाणु, आयन, जब कोई तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन
का त्याग करते हैं। ध्यान से समझना जो बच्चों में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे उसको, तो उसको हम कह देंगे बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई तत्व, कोई परमाणु, कोई आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरे संदर्भ में इधर हम बात करेंगे कि जब कोई तत्व, परमाणु या आयन, जब कोई तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये एक अपचयन अभिक्रिया है। अब आप कहोगे कि सर हमें केवल इतने से समझ में नहीं आया, हमको कुछ एग्जाम्पल दो ताकि हम इससे अच्छे से समझ सकें। तो बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही है आपका भविष्य अच्छा करना, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करना। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये लो। तो यहाँ पे मैं एक बार और परिभाषा को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि कोई तत्व, परमाणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या करते हैं, त्याग करते हैं, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब कभी भी तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो वह होगी अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे मैंने दो चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा हेडलाइट किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अपचयन। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अपचयन। अब देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम, ये मैंने बच्चों क्या लिखा, मैग्नीशियम लिखा। मैग्नीशियम एक उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का मतलब क्या है, अब ये न तो इसके ऊपर धन आवेश है और न ही इसके ऊपर ऋण आवेश है। जब किसी के ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश नहीं होता है बच्चों, तो वह कैसा परमाणु होता है, वह एक उदासीन परमाणु होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ उदासीन परमाणु, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ ये एक उदासीन परमाणु। तो यह जो मैग्नीशियम होता है बच्चों, मैं इसके सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका परमाणु क्रमांक लिख देता हूँ। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी कभी भी, तो आप जानते होंगे कि जो ये बच्चों मैग्नीशियम है ये 12 नंबर पे आता है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितने नंबर होता है, 12 नंबर होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 2, 8 और 2। ये बच्चों इसका क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूम करके जगह करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, किसी भी तत्व या परमाणु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है, 8 है, 18 है, 32 है, तो बच्चों को क्या होता है, वो स्थायी होता है। हर कोई परमाणु या तत्व ये चाहता है कि वह स्थायित्व को प्राप्त हो, हर परमाणु ये चाहता है कि वो स्थायित्व को प्राप्त हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर 2 होगा तो स्थायी होगा, आखिरी कोष में 8 होगा तो स्थायी होगा, आखिरी कोष में 8 होगा तो स्थायी होगा, आखिरी कोष में 18 होगा तो स्थायी होगा, आखिरी कोष में 32 होगा तो स्थायी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये 2 है बच्चों, ये 2 केवल और केवल एक कोष में ही होने चाहिए। सेकंड कोष जब भी आएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा, 18 आएगा, 32 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये बच्चों 2 है ये स्थायी नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 स्थायी है, बिल्कुल स्थायी है, लेकिन 2 बाद में आएगा वो स्थायी नहीं होगा।
देखिए, तो जो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। ये चाहता है कि इसका विन्यास क्या हो जाए, 2 और 8 हो जाए। क्यों हो जाए बच्चों? इसलिए हो जाए क्योंकि ये चाहता है स्थायित्व विन्यास को प्राप्त करना। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचे हुए हैं, ये इसका क्या करेगा? ये इसका त्याग करेगा, ये इसको त्याग करना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जब भी त्याग करेगा, इसके ऊपर कैसा आवेश चढ़ जाएगा? प्लस, धन आवेश चढ़ जाएगा। धन आवेश चढ़ेगा तो यहाँ पे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पॉजिटिव में, प्लस में लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए मात्र। पहले कितने थे? 12 थे। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया इन्होंने? त्याग कर दिया। और जब भी त्याग करेंगे तो कैसा आवेश चढ़ जाएगा? पॉजिटिव आवेश चढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कैसी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप धैर्य से देख रहे हैं, अगर आप समझदारी से वीडियो को समझ रहे हैं, तो आपको छोटी बड़ी हर चीज आसानी से समझ में आएगी। अन्यथा स्किप करना, छोड़ देना, आगे धकेलना, कुछ समय बाद करना, ये सारी तकनीकी, ये सारी रणनीतियां एक व्यक्ति को, एक बच्चे को घबराहट में डालना होता है, वो खुद को गर्त में डालना होता है। मैं इस प्रकार से मानता हूँ। तो आप बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से वीडियो देखिए और उस पर एक्सरसाइज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कोई तत्व, परमाणु या आयन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब किसकी? अपचयन की। कोई तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, Cl। ये हमारे पास है Cl, इसको हम कहेंगे क्लोरीन। इस क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मामला सारा इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है बच्चों। 17 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। ये बच्चों इसका क्या है? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, मैंने क्या कहा था? थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा देखने में दिक्कत नहीं हो। मैंने यहाँ पे कहा था कि 2 स्थायी होता है, 8 स्थायी होता है, 8 स्थायी होता है, 18 स्थायी होता है, 32 स्थायी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 2 है, ओके, ये 8 है, ये 7 है। अगर 7 है तो बच्चों ये यहाँ पे क्या करना चाहेगा? या तो ये 8 करना चाहेगा या ये बिल्कुल 0 कर दे ताकि इसमें 8 बचे और स्थायी हो जाए। आपको यहाँ पे आसान क्या लग रहा है? जो भी आसान प्रक्रिया होगी हम उसका सिलेक्शन करेंगे। देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। क्या लिख दिया? 7। 7 अगर बच्चों एक ग्रहण करेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। जब 7 के साथ त्याग देगा तो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। मैंने क्या कहा? या तो 0 करे या 8 करे, करना ये पड़ेगा। भले ही 8 करो, भले ही 0 करो। 8 करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और 0 करने के लिए सातों के सातों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब प्रश्न आता है, आसान क्या है? जो आसान होगा हम उस तरीके को सिलेक्ट करेंगे। तो आसान है एक लेना, 7 देना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक लेना आसान है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाएगा और जब एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बन जाएगा? 2 8 8, यानी कि 2 8 8। और जब भी 2 8 8 आएगा तो वह स्थायी विन्यास होता है। यह आप जानते हो क्योंकि यह मैं पहले समझा चुका हूँ। ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार है बच्चों कि अगर आपके दिमाग में एक बार फिट बैठ गया तो जीवन भर आपका स्थायित्व ज्ञान रहेगा। देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, प्लस ही लिखूंगा ना,
बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पहले 7 थे, 8, अब 8 होंगे बाहर वाले में, यानी कि पहले 17 थे, अब कितने होंगे, अब 18 होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, और जब भी ग्रहण किया जाता है तो हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया होती है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो ही ग्रहण करेंगे तो इस पे चढ़ जाएगा बच्चों ऋण आवेश, ये आ गया माइनस का। क्या होगा, धन आवेश का मतलब है जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आवेश। ऋण आवेश कब आएगा, ऋण आवेश बच्चों तब आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। ऋण आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, पहले 17 थे, एक ग्रहण कर दिया, कितने हो गए, 18 हो गए, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 288। आई थिंक आपको ये बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। भविष्य में आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के लिए कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं यहाँ से आपको समझा चुका हूँ कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से कभी भी आप हटने वाले, फंसने वाले नहीं हो। चलिए आगे, नेक्स्ट हम अभिक्रिया की बात करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया की। ये रेडॉक्स अभिक्रिया काफी आसान है, इसको समझना काफी आसान है। किस प्रकार से समझेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले -3, -2, -1, 0, 1, ये प्लस का है, +2, +3, और आगे चलता जाएगा, और ये भी पीछे आता जाएगा। तो इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। अगर बच्चों हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, इस प्रकार से अगर हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, यानी कि हम इस ओर बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जब कभी भी हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, इससे इस तरफ माइनस की ओर जाएंगे, तो बच्चों क्या होगा, अपचयन। और एक्चुअल में ये है क्या जो मैंने लिखे हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड आगे ये बच्चों है ऑक्सीडेशन नंबर, ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है ऑक्सीकरण अंक। ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सीकरण अंक है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसको आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करना। Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे बच्चों ये क्या है, ये जिंक है। ये मैंने जब आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। ये विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और इसके साथ साथ में यह रेडॉक्स अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, ये जो जिंक है, ये जिंक स्वतंत्र अवस्था में है, और यहाँ पर ये कॉपर स्वतंत्र अवस्था में है। जब कभी भी कोई परमाणु तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम दोनों का लिख देंगे 0, 0, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो ये कॉपर सल्फेट बन रहा है, और इस कॉपर सल्फेट से आगे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि जिंक सल्फेट क्यों बना, तो इसलिए आप पीछे की वीडियो बच्चों देखा करिए। जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि पीछे की जो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई है वो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए, यहाँ पर बच्चों जो ये कॉपर है, इस कॉपर पे कितना आवेश आएगा, मतलब कितना ऑक्सीकरण अंक होगा,
और जिंक का कितना ऑक्सीकरण अंक होगा उसको समझते हैं। तो इसलिए हमको अणु सूत्र बनाने आने चाहिए। ये बच्चों है कॉपर और ये है सल्फेट SO4। देखिए यहाँ पर SO4 पर हमेशा माइनस का 2 आवेश होता है। अब हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि ये -2 आसानी से कट जाए, तो ये सीधी सी बात है +2 होगा। यहाँ पर ये +2 और यहाँ पे ये 2 कट जाएगा और 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CuSO4 बनेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि कॉपर पे कितना आवेश होगा +2 होगा, तो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे भी +2 होगा। अब हम जिंक से जिंक तक जाएंगे और कॉपर से कॉपर तक जाएंगे, यानी कि दिल से दिल तक की कहानी है, हम दिल से दिल तक पहुंचेंगे। देखिए ये जिंक है और इस जिंक से हम जिंक तक जाएंगे। थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। ये जिंक से जिंक तक की कहानी है और ये बच्चों कॉपर से कॉपर तक की कहानी। देखिए अब आप थोड़ा सा गहराई से देखना, आपको देखना तो केवल यही है 0 और 2 और 2 और 0। यहाँ पर जिंक से हम जिंक +2 पर जा रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर 0 से +2 की ओर जा रहे हैं और जब हम इस प्रकार से जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण मैंने ऊपर लगा है लेकिन हालांकि हो इसका रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक से जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर का निर्माण हो रहा है यानी कि +2 से 0 आ रहे हैं, यानी कि ये रहा +2 और +2 से हम कहाँ आ रहे हैं 0 की तरफ आ रहे हैं। और जब कभी भी इस ओर आते हैं तो क्या होता है अपचयन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है बच्चों। तो ये तो थी रेडॉक्स अभिक्रिया, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो, वह अभिक्रिया जिसके अंदर भी हो ऑक्सीकरण भी हो और साथ में अपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आसानी से आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे ले चलता हूं मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पे। ये बिल्कुल सामान्य सी है, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है और साथ में ऊष्मा का निर्माण भी होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी कि अम्ल अपना गुण खो देता है, क्षार अपना गुण खो देता है। जब अम्ल और क्षार अपने अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बची हुई रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ में आ गया है तो आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।